नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके बेटों पर बड़ा आरोप लगाया है। पवन खेड़ा ने कहा कि नितिन गडकरी सरकार में मंत्री हैं और उनके दोनों बेटे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी एथेनॉल बनाने वाली कंपनियों से जुड़े हैं। इनमें शामिल हैं सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आरोप है कि सरकार में बैठे पिता पॉलिसी बना रहे हैं और बेटे उसी पॉलिसी से मुनाफा कमा रहे हैं। कांग्रेस ने डेटा भी पेश किया। निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो का जून 2024 में रेवेन्यू 18 करोड़ था, जो जून 2025 में बढ़कर 723 करोड़ हो गया। इसी कंपनी के शेयर की कीमत जनवरी 2025 में 37 रुपए थी, जो अब बढ़कर 638 रुपए हो गई है, यानी 2184% की बढ़ोतरी। कांग्रेस का कहना है कि जहां 11 साल में कोई भी स्कीम समय पर पूरी नहीं हुई, वहीं 2025 की डेडलाइन से पहले देश ने 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया और इसका सबसे बड़ा फायदा गडकरी परिवार की कंपनियों को हुआ। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी ने जून 2014 में कहा था कि म्यूनिसिपल वेस्ट से जो एथेनॉल बनेगा उसके चलते पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर और डीजल 50 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। सितंबर 2018 में नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार द्वारा 5 प्लांट लगाए जाएंगे जहां लकड़ी के पूरे और म्यूनिसिपल वेस्ट से एथेनॉल बनाया जाएगा। सच्चाई ये है कि आज तक लकड़ी के पूरे और म्यूनिसिपल वेस्ट से 1 लीटर एथेनॉल भी नहीं बनाया गया। 627 करोड़ लीटर एथेनॉल बना है, इसमें 56% गन्ना और बाकी अनाज इस्तेमाल हुआ है। इसमें कहीं भी लकड़ी के पूरे और म्यूनिसिपल वेस्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में करीब 3000 लीटर पानी की खपत होती है, यानी पर्यावरण को संरक्षित करने का दावा भी जुमला निकला। बाकी देश की जनता पेट्रोल और डीजल की कीमत जान ही रही है। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को आम सहमति से जीएसटी में व्यापक सुधारों को मंजूरी दी। जीएसटी में 5% और 18% की 2 स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी गई। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इस फैसले से व्यक्तिगत उपयोग की लगभग सभी वस्तुओं पर दरों में कटौती की गई है। वहीं व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर टैक्स से पूरी तरह से राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आम लोगों द्वारा एकत्र किए गए करों से रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह का जश्न मनाने के लिए केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया गया है। खड़गे ने कहा कि आज वही भाजपा सरकार रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह का जश्न मना रही है, मानो आम लोगों से टैक्स वसूलना कोई बड़ी उपलब्धि हो। देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर कर लगाया गया है। इसी मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी लगाया था। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है, लेकिन कांग्रेस ने इसे जीएसटी 1.5 करार दिया है और कहा कि असली सुधार यानी जीएसटी 2.0 की अभी भी प्रतीक्षा जारी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राज्यों की एक बड़ी मांग है, यानी 5 साल तक और मुआवजा बढ़ाने की पूरी नहीं की गई। उन्होंने कहा यह मांग आज और भी अहम हो गई है। रमेश ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी 2.0 की मांग कर रही है, जिसमें टैक्स स्लैब घटाए जाएं, आम लोगों के उपभोग वाली वस्तुओं पर टैक्स कम किया जाए, एमएसएमई का बोझ घटाया जाए और टैक्स चोरी व विवाद कम किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो फैसले बताए उनका ऐलान प्रधानमंत्री मोदी पहले ही 15 अगस्त के भाषण में कर चुके थे। ऐसे में जीएसटी काउंसिल महज औपचारिकता बनकर रह गई है। जयराम रमेश ने कहा कि जीएसटी 1.0 एक गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं बल्कि ग्रोथ सप्रेसिंग टैक्स साबित हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जीएसटी को जटिल बनाने का आरोप लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि भाजपा ने 1 नेशन 1 टैक्स को 1 नेशन 9 टैक्सेस बना दिया। कांग्रेस ने याद दिलाया कि 2005 में यूपीए सरकार ने जीएसटी की घोषणा की थी और 2011 में प्रणब मुखर्जी ने बिल लाया था, जिसका भाजपा ने विरोध किया था। खड़गे का आरोप है कि मोदी सरकार ने दूध, दही, आटा, अनाज, बच्चों की किताबें, ऑक्सीजन और अस्पताल खर्च जैसी रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स लगाया, इसलिए इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा गया। उन्होंने कहा कि जीएसटी के जटिल कंप्लायंसेस को भी खत्म करना होगा, तभी सही मायने में एमएसएमईज और छोटे उद्योगों को फायदा पहुंचेगा। जीएसटी में अब 2 स्लैब यानी 5% और 18% रहेंगे। ये नई व्यवस्था इसी महीने 22 सितंबर से लागू हो जाएगी। जीएसटी परिषद ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के तहत मौजूदा 12% और 28% की कर स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ खास सामानों पर 40% की विशेष कर दर लागू की जाएगी।
जीएसटी परिषद ने अपनी 56वीं बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दरों में बड़े पैमाने पर सुधार को मंजूरी दी है। केंद्र और राज्यों ने मिलकर 5% और 18% की दो स्तरीय कर संरचना को स्वीकार किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस मैराथन बैठक में राज्यों ने इस सुधार का समर्थन किया। सरकार ने जीएसटी स्लैब में बदलाव को दिवाली गिफ्ट बताया है। जीएसटी काउंसिल ने कई जरूरी चीजों पर टैक्स घटाने का बड़ा फैसला किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब रोजमर्रा की चीजें जैसे हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, टूथब्रश और शेविंग क्रीम पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले 18% लगता था। स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर से जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। किसानों को भी फायदा हुआ है। ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स पर अब सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। अब सवाल यह है कि पुराने ई वे बिल वैसे ही मान्य रहेंगे, नया बनाने की जरूरत नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स पर 40% टैक्स क्यों रखा गया है? वो इसलिए ताकि समान तरह के उत्पादों पर एक जैसा टैक्स रहे और गड़बड़ी ना हो। इंडियन ब्रेड जैसे पराठा, रोटी, पिज्जा ब्रेड पर अलग अलग टैक्स क्यों था? अब सभी भारतीय ब्रेड को टैक्स से छूट दी गई है। पनीर और चीज में अलग टैक्स क्यों है? बता दें, अनपैक्ड पनीर पहले से टैक्स फ्री था, अब पैक्ड पनीर पर भी राहत दी गई है ताकि छोटे स्तर पर बनाने वाले इंडियन कॉटेज चीज यानी पनीर को बढ़ावा मिले। जीएसटी काउंसिल की बैठक में नई जीएसटी दरों पर सहमति बनने के बाद अब राजनीतिक दलों के बीच श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस का कहना है कि वो 2017 से ही जीएसटी में सुधार की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार ने उनकी बातों को अनसुना किया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि पार्टी पिछले 8 साल से जीएसटी की संरचना और दरों पर सवाल उठा रही थी। जयराम रमेश ने इसे जीएसटी 2.0 की मांग का हिस्सा बताया। वहीं केंद्र सरकार का दावा है कि पीएम मोदी की अगुवाई में ही सभी राज्यों का भरोसा जीतकर जीएसटी लागू किया गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार ने न सिर्फ जीएसटी लागू किया बल्कि 8 साल तक इसे सफलतापूर्वक चलाया भी। उन्होंने कहा कि पीएम ने न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स की बात की थी और उसी दिशा में जीएसटी को आसान बनाने का काम किया गया है। यानी एक ओर कांग्रेस श्रेय ले रही है कि सुधार उसी की मांग थी, तो दूसरी ओर भाजपा कह रही है कि जीएसटी को लागू और सफल बनाने का श्रेय मोदी सरकार को जाता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत और चीन को लेकर अमेरिका के रवैये पर सख्त टिप्पणी की। चीन में पत्रकारों से बातचीत में पुतिन ने कहा कि भारत की आबादी लगभग 1.5 अरब है और चीन एक ताकतवर अर्थव्यवस्था वाला देश है। इन दोनों देशों का अपना राजनीतिक सिस्टम है और लंबा इतिहास है। उपनिवेशवाद का सामना करने के बाद आज वो मजबूत राष्ट्र बने हैं। ऐसे में अगर इनके नेता कमजोरी दिखाएं तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। पुतिन ने साफ कहा कि कॉलोनियल युग अब खत्म हो चुका है और अमेरिका को समझना चाहिए कि वो भारत और चीन जैसे बड़े देशों से दबाव की भाषा में बात नहीं कर सकता। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध में रूस को वित्तीय मदद पहुंचा रहा है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि अमेरिका के दंडात्मक टैरिफ से भारत के 55% निर्यात प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इस स्थिति से निवेश पर गंभीर असर पड़ रहा है और सरकार को तुरंत इसका समाधान ढूंढना चाहिए। पटेल ने कहा कि रूस से मिलने वाला सस्ता तेल भारत के लिए भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में बड़ी राहत दे रहा है, लेकिन अमेरिका टैक्स से उपभोक्ता वस्तुओं की निर्यात पर दबाव बढ़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं प्रतिबंधों और उनके असर को सही ढंग से मापने में नाकाम रही हैं। हालांकि उन्होंने ये उम्मीद जताई कि भारत को कुछ समय इंतजार करना चाहिए और सरकार इस दर्द को कम करने के लिए कोई पैकेज ला सकती है। पटेल के मुताबिक यूके के साथ हुआ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अन्य देशों के साथ जारी व्यापार दिखाता है कि भारत के पास अभी भी कई मौके हैं, बस इस बीच अमेरिकी टैक्स से हुई चोट को सहना और कम करना होगा। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विदेशी कंपनियों ने भारत से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वापस ले लिए। ये पिछले साल की तुलना में 1200% ज्यादा है। द हिंदू ने CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के आधार पर बताया कि अप्रैल से जून 2025 के बीच विदेशी कंपनियों ने करीब 1.97 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट रद्द कर दिए। ये 2010 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रोजेक्ट या तो पूरी तरह छोड़ दिए गए हैं या अस्थायी तौर पर रोक दिए गए हैं या फिर उनके बारे में जानकारी साफ नहीं है। वजह क्या है? अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मुख्य कारण
टैरिफ यानी आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स को लेकर अनिश्चितता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को एक बार फिर भारत पर लगाए गए टैरिफ और सेकेंडरी सैंक्शन पर बचाव किया। व्हाइट हाउस में पोलैंड के राष्ट्रपति कैरोल नावरोकी की मौजूदगी में एक पोलिश पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि उन्होंने रूस के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की। इस सवाल पर ट्रंप भड़क गए और बोले, आप कहते हैं कोई कार्रवाई नहीं हुई? भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन लगाए गए हैं। भारत रूस का सबसे बड़ा ऑयल खरीदार है, चीन के बराबर। इन सैंक्शन की वजह से रूस को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ। क्या आप इसे कार्रवाई नहीं मानते? ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने पत्रकार को ताना मारते हुए कहा कि आपको नई नौकरी तलाशनी चाहिए। अगर आपको याद हो, 2 हफ्ते पहले ही मैंने कहा था अगर भारत रूस से खरीदेगा तो उसे बड़ी दिक्कत होगी, और वही हुआ। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाल से विधायक आरवी देशपांडे पर महिलाओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भारी विरोध हो रहा है। दरअसल देशपांडे काली नदी में बागीना चढ़ाने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान महिला पत्रकार राधा हीरेगौदार ने उनसे पूछा कि जोइडा क्षेत्र में जब बाढ़ आती है तो गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत होती है, क्या वहां बहु विशेषज्ञ यानी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन सकता है? इस पर 78 वर्षीय देशपांडे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आपको डिलीवरी करानी हो तो बता देना, हम कहीं और करवा देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे दोहराया और वहां मौजूद लोगों की ओर देखकर आंख भी मारी। पत्रकार राधा इस जवाब से हैरान रह गई और कहा यह बयान बेहद असंवेदनशील और महिला विरोधी है। राधा ने कहा कि देशपांडे को अपनी इस टिप्पणी के लिए सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने मराठा कोटा के लिए आंदोलन कर रहे जरांगे पाटिल को एक दिन पहले ही मना कर एक संकट को टाला और बुधवार को एक नया संकट सामने आ गया। फडणवीस सरकार के ही मंत्री छगन भुजबल ने खुला मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि वो कुनबी प्रमाण पत्रों पर सरकारी आदेश के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। इस मुद्दे को देखते हुए उन्होंने कैबिनेट बैठक में भी हिस्सा नहीं लिया। मराठा लोगों को कुनबी प्रमाण पत्र देने के सरकारी आदेश के आश्वासन पर ही जरांगे पाटिल ने अपनी भूख हड़ताल और आंदोलन को वापस लिया है। इससे मराठा लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का दर्जा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के भीतर ही कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने के फैसले को लेकर मतभेद उभर आए हैं। कर्नाटक में बीजेपी विधायक बीपी हरीश विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने महिला आईपीएस अधिकारी और दावड़गेरे जिले की एसपी उमा प्रशांत पर बेहद अपमानजनक टिप्पणी कर दी है। एक कार्यक्रम में विधायक हरीश ने कहा, मैं विधायक हूं लेकिन जब एसपी मुझे देखती हैं तो चेहरा फेर लेती हैं। वहीं शमनूर परिवार के लोगों के लिए गेट पर इंतजार करती हैं और उनके घर की पामेरियन डॉग की तरह बर्ताव करती हैं। ये टिप्पणी सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रभावशाली शमनूर परिवार पर इशारा करते हुए की गई। शमनूर शिवशंकरप्पा कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं। उनके बेटे एसएस मल्लिकार्जुन सिद्धारमैया सरकार में मंत्री हैं। उनकी बहू प्रभा मल्लिकार्जुन सांसद हैं। विधायक हरीश की इस टिप्पणी के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग भारत दौरे पर हैं। गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर पोस्ट करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा, आज सुबह दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मिलकर खुशी हुई। भारत सिंगापुर संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उनके निरंतर प्रोत्साहन की सराहना करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज से उनकी होने वाली बातचीत दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे। इससे पहले सिंगापुर के प्रधानमंत्री वोंग ने भी एक्स पर पोस्ट कर उनके दौरे की जानकारी दी थी। अमेरिका की मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बड़ी कानूनी जीत मिली है। एक संघीय जज ने ट्रंप प्रशासन के उस फैसले को रोक दिया है जिसमें यूनिवर्सिटी के 2.6 बिलियन डॉलर यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए के रिसर्च ग्रांट काट दिए गए थे। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज एलिसन बरूस ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई कानूनन गलत है और यह हार्वर्ड को निशाना बनाने जैसा है। दरअसल व्हाइट हाउस चाहता था कि हार्वर्ड अपनी नीतियों और गवर्नेंस में बदलाव करे, लेकिन जब हार्वर्ड ने इनकार किया तो सरकार ने पहले रिसर्च फंडिंग रोक दी और बाद में कटौती शुरू कर दी। इस फैसले से अब उन सैकड़ों रिसर्च प्रोजेक्ट्स को दोबारा फंडिंग मिल सकती है जो बीच में अटक गए थे। जज ने यह भी कहा कि सरकार ने इस मामले को एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदी विरोध से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई सीधा संबंध रिसर्च फंडिंग से नहीं था। जज बरूस ने लिखा कि रिकॉर्ड देखने पर साफ है कि ट्रंप प्रशासन ने एंटी सेमिटिज्म को सिर्फ बहाना बनाया और असल में यूनिवर्सिटी पर वैचारिक हमला किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि जेलेंस्की मॉस्को आए।
पुतिन ने साथ ही ये भी कहा कि अभी ये देखना बाकी है कि ऐसी मुलाकात का कोई फायदा होगा या नहीं। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार पुतिन से मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी संभावित समझौते पर बात हो सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इस मुलाकात के लिए कोशिश कर रहे हैं और शांति समझौते के ब्रोकर यानी मध्यस्थ बनना चाहते हैं। क्रिकेटर शिखर धवन को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। धवन को 4 सितंबर 2025 यानी गुरुवार को ईडी के सामने पेश होना होगा। ये मामला एक अवैध ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़ा है। ईडी को शक है कि धवन का इस ऐप से एंडोर्समेंट यानी प्रचार प्रसार के जरिए लिंक रहा है। एजेंसी पूछताछ में ये जानना चाहती है कि धवन का इस ऐप से क्या रिश्ता है। जानकारी के मुताबिक इस ऐप से करोड़ों रुपए की ठगी और टैक्स चोरी के आरोप हैं। ईडी इस मामले में पहले भी कई बड़े नामों से पूछताछ कर चुके हैं। पिछले महीने पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से भी पूछताछ की गई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.